हेलो दोस्तों, आज आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉची रिसार्डिव थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगला चैप्टर आपका है कैलकुलस ऑफ रिसार्डिव्स। कैलकुलस ऑफ रिसार्डिव्स में आपका फर्स्ट थ्योरम है कि कॉची रिसार्डिव थ्योरम। कॉची रिसार्डिव थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए closed contour C except at a finite numbers of pole Z1, Z2 dot dot Zn within C, and if R1, R2, R3 dot dot Rn be the residues of the f of Z at these poles then का क्या रहा है कि मेरे पास कोई भी एक f of Z क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है या एनालिटिक है किसमें, दिए गए क्लोज कंटूर C में, दिए गए क्लोज कंटूर C में। तब कहा है कि except at the finite numbers of the poles Z1, Z2, Z3 dot dot Zn within C, यानी इस क्लोज कंटूर C में फाइनाइट नंबर्स ऑफ पोल जो है कि Z1, Z2, Zn तक फाइनाइट नंबर्स ऑफ पोल्स हैं, इनको छोड़ करके क्या है, ये सब हर जगह पे क्या है, एनालिटिक है। एंड फिर क्या कहा कि इफ यदि इन सभी के रेडियस का यानी R1, R2 एंड R3 डॉट डॉट Rn है रिसाइडूज हैं एफ ऑफ जेड के दिए गए पोल्स में, दिए गए पोल्स के जो भी मेरे पास है सी Z1, Z2 जो भी पोल्स गिवन है, इनके जो रेडियस हैं वो रिसाइडूज हैं, वो क्या है R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है। तब हमें ये दिखाइए कि इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। इसको या तो इस तरह से लिखा जाता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई होता है। इसके बाद सम ऑफ रिसाइडूज एट द पोल विथिन सी, यानी दिए गए पोल में सभी रिसाइडूज के सम के इनटू 2 पाई डेल्टा के बराबर होता है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको रिसाइडूज फाइंड करना है। तो व्हाट इज रिसाइडूज? रिसाइडूज क्या होते हैं? रिसाइडूज जैसे ये पूरा एक्सप्रेशन जो कॉसीज का होगा वह पूरा एक्सप्रेशन लॉरेंट एक्सप्रेशन पे होता है। तो लॉरेंट एक्सप्रेशन में इसको देखते हैं। लॉरेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि एफ ऑफ जेड समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी an z माइनस का z0 की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी bn z माइनस z0 की पावर माइनस n। इसमें दो पार्ट होते हैं। लॉरेंट एक्सप्रेशन में लॉरेंट एक्सप्रेशन वहां पर किया जाता है जैसे कोई भी मेरे पास एनुलस हो। एनुलस का मतलब होता है कि कोई मेरे पास ये एक आपका कर्व c है और इसके अंदर कोई एक कर्व C1 है। इसके अंदर इस वाले पार्ट पे कोई भी मेरे पास ऐसा पॉइंट हो कि इसके अंदर हर कोई पॉइंट क्या होगा, अगर एनालिटिक है तो इसको एक्सप्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है कि लॉरेंट एक्सप्रेशन का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, यानी एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर करने के लिए तो यहाँ पर दो पार्ट है लॉरेंट में, ये एक एनुलस टाइप बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पहला जो पार्ट होता है उसको जनरल पार्ट बोला जाता है और सेकंड जो पार्ट होता है वो प्रिंसिपल पार्ट होता है। जनरल पार्ट हमारे काम का कोई नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा जो है कि सेकंड पार्ट जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, इसमें जो है कि जब n के स्थान पर 1 रखूंगा तो मुझे b1 मिलेगा, जो कि b1 क्या होता है, रिसाइडूज होता है। और इसी पार्ट में प्रिंसिपल पार्ट में रिसाइडूज और सिंगुलरिटी दोनों चीजें ऐसे मिलती हैं। इसलिए इसमें जैसे b1 के स्थान पे यानी n के स्थान पर 1 रखेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, रिसाइडूज मिलेगा। और जो b1 कोफिशिएंट रिसाइड कुछ भी नहीं, ये b1 ही हमारा क्या होता है, रिसाइडूज होता है। तो रिसाइडू पे क्या होता है, जैसे b1 की वैल्यू रखेंगे जो b1 मिलेगा वो रिसाइडूज है, और रिसाइडू कुछ है नहीं, वो क्या एक कोफिशिएंट है b1 एक कोफिशिएंट है जिसे रिसाइडूज बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ये दिया है कि an इक्वल टू क्या होता है 1.2 पाई होता है इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड z माइनस z0 n+1 पावर n+1 dz होता है। और दूसरा b n इक्वल टू क्या होता है 1.2 पाई होता है इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड z माइनस z0 की पावर माइनस n+1 होता है dz। अब यहाँ से करते क्या है, हम यहाँ से b1 की वैल्यू याद करते हैं, रिसाइडूज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b1 इज इक्वल टू जैसे n इसमें n के स्थान पे 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, देन क्या मिलेगा, b1 मिलेगा 1/2 पाई होता है इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपान कर z माइनस z0, यहाँ पर -1 रखेंगे -1+1 dz हो जाएगा। यहाँ की वैल्यू इसकी 0 हो गई, पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो मुझे मिलेगा क्या, b1 इज इक्वल टू 1.2 पाई होता है इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz मिलेगा। ठीक, अब ये क्या आते हैं, मैंने बताया कि ये रिसाइडूज है, ये
एनुलस में मिलता है, ये एनुलस है। एनुलस के अंतर्गत मैं अगर C1 के रिस्पेक्ट में एक C1 कर्व लिया, यानी C1 के अंदर C के अंदर एक मेरे पास C1 कर्व है, और इसके यानी इसके अंदर C1 और C और C1 के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स में ये पोल्स होंगे, इनके यानी अगर ये सारे पॉइंट इसमें क्या है, एनालिटिक हैं, यानी एनालिटिक होंगे, तब इनके इस पॉइंट का अगर एक्सपेंशन मुझे करना होता है तो हम किससे करते हैं, लॉरेंट एक्सपेंशन से करते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अल्टीमेट इसको अगर इसका किसी भी पॉइंट का अगर मुझे जो है कि इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा कैसे, एफ ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ये मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो 2 पाई आयोटा इंटू टी होगा। इसका हमें यूज यहाँ पर करने वाले हैं, इस सीरीज में करेंगे, या इसको हम कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन एफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, इसके बाद रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक, या इतना हम कर सकते हैं। अब इससे का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हाँ, दूसरी बात, अगर इसको यहाँ पर दिया क्या है कि मेरे पास एक क्लोज कंटूर है, गिवन है कि मैं सपोज करता हूँ मेरे पास ये क्या है, जो क्लोज कंटूर है, ये इसको हम C1 दे रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसमें क्या है कि जो है कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ पोल ये रखे हैं N1 N2 N। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ जो है कि पोल्स इसमें जो दिए हैं उसको पोल को मैं यहाँ पर एजम्पशन बनाता हूँ। जैसे ये मानते हैं कि ये पोल है Z1, ये Z2 है, और यहाँ पर कोई Z3 पोल्स है, और ये यहाँ तक मान लेते हैं कि ये Zn पोल है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक आपका क्लोज, ये आपका क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व के अंदर क्या है, n नंबर्स में पोल्स हैं, तो मैंने Z1 पोल्स, Z2 पोल, Z3 और Z4 से ले लिया। अब इसके जो है कि कुछ नेबरहुड पॉइंट होंगे, या बहुत छोटा सा इसके रेडियस सर्कल बना देते हैं, तो ये इसको या नेबरहुड बोल लो। अब इसका नेबरहुड ये होगा, इसका नेबरहुड आपका ऐसा है, ये ऐसे नंबर्स ऑफ टर्म में ये सब सारे इसके क्या नेबरहुड्स के ये बना रहे हैं ना, नेबरहुड, या कह लो जो है कि R1 R2 R3 R3 Z1 और Z2 ये जो पोल्स दे रखे हैं, इनके क्या है, रेडियस है, इसके R1 है, इसके R2 है, और इसके क्या है, R3 है, और इसके RN है, ठीक। ये इस तरह से कहा कि इस Z1 को एक्सेप्ट करके, Z1 को छोड़कर, Z2 को छोड़कर, Z3 को छोड़कर और Zn को छोड़कर हर जगह पर C के अंतर्गत हर जगह पर ये क्या है आपका एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक आने का मतलब है कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस जगह पे, हर जगह पे क्या है, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। ये मैंने एक ये बना, जो कि ये जो ब्लैक जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हर जगह पर हर पॉइंट पर क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn को छोड़ करके हर जगह पर हमारा क्या होगा, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। ये C1 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जितने हमारे पास है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज ये बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा कि ये C है, C के अंतर्गत ये Z1, यानी इसको मैं नाम दे रहा हूँ C1, ये C2 हो गया कर्व, ये C3 बन रहा है, और ये Cn बन रहा है, ठीक ना। Cn कर्व इस तरह से बन रहे हैं। तो ये इस Z1 पोल, Z2 Z3 डॉट डॉट Zn पोल पर केवल ये क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, सिंगुलरिटी है जो कि एनालिटिक नहीं होगा, और हर इसके हर एरिया पे, हर जगह पर क्या होगा, फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि C1 के अंतर्गत, ये C के अंतर्गत C1 C2 C3 Cn ऐसे क्लोज कर्व बन गए। तो यहाँ से दिख रहा होगा एक एनोलस फॉर्म जैसे दिख रहा होगा। तो एनोलस फॉर्म जब ऐसे दिख रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, काची इंटीग्रेशन या काची इंटीग्रल फार्मूला, जो मल्टी कनेक्टेड फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या मिल आएगा, इसको हम इधर कर मिल जाते हैं, मुझे इस काम का नहीं रह गया, इसको हम इरेज कर। अब इन सभी पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अप्लाई करूंगा काची थ्योरम, जो है कि फॉर मल्टी कनेक्टेड थ्योरम रीजन के लिए। यहाँ से मेरे को निकल आएगा f ऑफ z इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz होगा क्या, इन जितने इसके अंतर्गत जितने भी पोल्स हैं, यानी कर्व बना, उन सभी का सम्स होता है। तो होगा क्या, इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z dz प्लस का f ऑफ, तो इंटीग्रेशन 2 f ऑफ z dz
प्लस का इंटीग्रेशन C3 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगा, n है तो CN एफ ऑफ जेड डी जेड होगा। ठीक, ये आपका यहाँ से मैंने इसको फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, कांची थ्योरम है, जो कि मल्टी कनेक्टर रीजन के लिए अप्लाई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मैंने अभी जस्ट निकाला क्या था कि अगर किसी भी पार्ट का हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में चाहिए तो हमें ये निकाले थे कि इंटीग्रेशन आपका C एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर मिला क्या था हमें 2 पाई आयोटा, इसके बाद रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक, अब ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें C1 के लिए C2 के लिए C3 के जैसे जैसे रेसिड्यू B1 B2 होगा यहाँ से वैल्यू हम पुट कर इसका यूज यहाँ पर मैं करता हूँ। तो मिले क्या हमारा, अब हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन मिलेगा हमारा C एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1, ये इसके स्थान पर हम क्या करते हैं 2 पाई आयोटा लिखते हैं, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, तो इसमें कौन सा C1 है, यहाँ पर करेंगे इसके रेसिड्यू के लिए क्या, इसका रेसिड्यू R1 है, R2 R3 और R4 है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, लिखेंगे R1 प्लस इसका लिखेंगे 2 पाई आयोटा रेसिड्यू होगा R2 होगा प्लस का 2 पाई आयोटा रेसिड्यू आपका R3 होगा प्लस कहाँ तक डॉट डॉट 2 पाई आयोटा रेसिड्यू क्या होगा RN। ठीक, अब ये मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर रेसिड्यू एफ ऑफ जेड था और एफ ऑफ यानी जेड के लिए रेसिड्यू R1 था, सॉरी Z1 के लिए R1, Z2 के लिए 2 R3, इसी तरह से N था। अब यहाँ से हम करते क्या, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एफ इंटीग्रेशन C एफ ऑफ जेड होगा डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं 2 पाई आयोटा सब में है तो इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का क्या हो जाएगा डॉट डॉट RN हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन C एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, भाई योग है तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन, ये क्या से लिख सकते हैं R। अगर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक n है तो 1 इज इक्वल टू 1 टू n लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर इसको और तरीके से लिखना चाहें या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन C एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ये क्या है, सम है, किसके सम है, ये लिखेंगे सम ऑफ ये जो लिखा गया सम ऑफ रेसिड्यूज at the poles within C। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी सभी पोल्स का जो सभी जो पोल्स हैं C के अंतर्गत उनके रेसिड्यू का सम है, ठीक है ना, ये टोटल इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, हमारा आपका कॉचीज का थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। ये बहुत इजीली से है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि मैंने बताया लॉरेंट एक्सपेंशन का फॉर्म यूज हुआ है, तो वैसे कुछ है भी नहीं, यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई होगा आसानी से, कॉची थ्योरम का जो मल्टी कनेक्टर का रीजन है वहाँ से इसको आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं।